Hello everyone, welcome in my YouTube channel FinTalk and Tech Talk। आज के दिन में अपना प्रैक्टिकल नॉलेज ईवे बिल से रिलेटेड आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आप लोग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये वीडियो ऑलमोस्ट वही लोग देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो आप लोग ये तो जानते ही हो कि ईवे बिल का लिमिट क्या है, कब आपको ईवे बिल बनाना पड़ता है, मॉनेटरी लिमिट क्या है, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। जैसे महाराष्ट्र के केस में आपको 1 लाख के ऊपर यदि आपका माल मूवमेंट हो रहा है तो आपको ईवे बिल का रिक्वायरमेंट है विद इन स्टेट। और यही मैं चीज गुजरात के लिए बोलूं तो ये 50,000 पे है कि 50,000 का गुड्स यदि विद इन स्टेट मूव हो रहा है तो आपको 50,000 से ज्यादा है तो आपको ईवे बिल बनाने का रिक्वायरमेंट है। ये आपका हो गया सेलिंग लिमिट से रिलेटेड, क्योंकि एवरी स्टेट डिफर है। ये ध्यान रखना, क्योंकि 7 to 8 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने 50,000 स्टैंडर्ड जो मॉनेटरी लिमिट था उसको बढ़ा के 1 लाख तक का किया हुआ है। लेकिन कुछ एक केस ऐसे हैं जिसमें हमें ध्यान देना पड़ता है कि 50,000 का जो लिमिट है यदि वो पूरा नहीं हुआ, मतलब 40,000 ही या 50,000 से बिलो है, तब भी मेरे को ईवे बिल कब बनाना पड़ेगा, ये चीजें। या फिर कई केस ऐसे होते हैं जिसमें बिल टू शिप टू मॉडल होता है, मीन्स बिल किसी और पे और डिलीवरी किसी अदर प्लेस पे। तो उस केस में क्या किया जाएगा, ईवे बिल कौन सी पार्टी को बनाना पड़ेगा, ये चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मॉनेटरी लिमिट आपको सबको पता ही है, क्योंकि आप अपने स्टेट में काम करते हो तो ये डेली रूटीन में आपको काम आता है, तो ये आपको माइंड में फिट है कि 50,000 या 1 लाख जो भी आपके स्टेट में अप्लीकेबल है। तो मैं फर्स्ट आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जॉब वर्क के केस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ कंपनियां क्या करती है कि आप 10,000 का भी यदि जॉब वर्क दे रहे हो तो वो ईवे बिल के लिए आपको बोलेगी कि ईवे बिल का मैंडेटरी है। जबकि मैं आपको बता दूं, यदि आपके स्टेट में 50,000 का लिमिट है और आप जॉब वर्क के लिए माल भेज रहे हो विद इन स्टेट, तो आपको वो 50,000 का सीलिंग लिमिट इसमें भी अप्लीकेबल होगा, जो वर्क के केस में भी। लेकिन कब वो सीलिंग लिमिट अप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब 10,000 पे भी आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा, वो केस हम लोग देखेंगे कि कब वो मैंडेटरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, देखो इस केस में क्या हो रहा है कि सी लिमिटेड है, उसने अपना गुड्स भेजा है वापी जीआईडीसी से। वापी जीआईडीसी से कहां पे भेजा है, वलसाड़ के अंदर भेजा है डॉक लिमिटेड को। अब 40,000 का माल है, विद इन स्टेट है, क्योंकि वापी भी अपना गुजरात में है और वलसाड़ भी आपका गुजरात में है। तो इस केस में ईवे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। कोई कंपनी बनाना चाहे तो उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि पेनल्टी लग जाएगा, लेकिन मैंडेटरी नहीं है इस केस में। तो ये चीज ध्यान रखना, ये विद इन स्टेट है और 50,000 से बिलो है। इसमें भी जो सीलिंग लिमिट है वो 50,000 का आपका अप्लीकेबल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो वर्क पे आप माल भेज रहे हो तो आपको ये 50,000 का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना कि यदि विद इन स्टेट है तो आपको ये लिमिट का बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में मैं देखूंगा कि सी लिमिटेड है, उसने अपना गुड्स भेजा है, सी लिमिटेड है जो कि वापी जीआईडीसी में है, और वो वलसाड़ की एक कंपनी है डोक लिमिटेड, उसमें गुड्स को भेजा है जो वर्क के लिए। तो और उसका गुड्स का वैल्यू है कितना, 50,100। तो इस केस में क्या ईवे बिल लगेगा, मैंने बताया था कि गुजरात का लिमिट है 50,000, भले ही माल सेल कर रहे हैं, भले ही अपन जो वर्क के लिए भेज रहे हैं, ऑलवेज ईवे बिल का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो मीन्स ईवे बिल इस केस में लगेगा। ठीक है। अब थर्ड केस हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मैं इंपॉर्टेंट 8 केस लेके आया हूं आपके सामने, जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को कंफ्यूज करता है आपके वर्क प्लेस पे। तो यही चीजों को मैं देखते हुए लेके आया। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या है
वही सी लिमिटेड का मैंने एग्जांपल लिया है कि सी लिमिटेड जो जीआईडीसी वापी में है, और दमन की एक कंपनी है, दमन। आप देखो, जीआईडीसी वापी पड़ता है आपके गुजरात में, लेकिन दमन है अदर स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, तो मीन्स ये अदर स्टेट है। इस केस में क्या होने वाला है, लुक्की लिमिटेड करके है, उसको 40,000 का गुड्स भेजा है जो वर्क करने के लिए। अब इस केस में लगेगा क्या, जब गुजरात टू गुजरात था, मतलब वापी टू वलसाड था, तब वो रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये केस आएगा इंटर स्टेट का, इंटर स्टेट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग गुड्स भेजते हैं जॉब वर्क के लिए, सेल के लिए नहीं। सेल के केस में तो वो 50,000 का ही अप्लीकेबल होने वाला है। लेकिन जैसे ही जॉब वर्क के लिए हम लोग अदर स्टेट में भेजते हैं, तो भले ही हम लोग फिर 1 रुपए का भी माल भेज रहे हैं मोटर व्हीकल से, तो हमें ईवे बिल लगता है। तो इस केस में आपको ईवे बिल मैंडेटरी रहेगा। ध्यान रखना, इसमें 50,000 का आपको सीलिंग लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब भी मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को जॉब वर्क के लिए भेजूंगा, तो मेरे को ऑलवेज ईवे बिल बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी रहेगा। लेकिन यदि विद इन स्टेट भेजता हूं, जॉब वर्क के लिए भेजो या सेल के लिए भेजो, 50,000 का जो सीलिंग लिमिट है वो मेरे को मिल जाएगा। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है मेरा, सी लिमिटेड है, वो गुड्स भेज रहा है जीआईडीसी वापी से वलसाड की डॉक लिमिटेड को। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, सेल करने के लिए भेज रहा है। अब सेल के केस में आप विद इन स्टेट भेजो या आप इंटर स्टेट मीन्स अदर स्टेट में भेजो। आपका 50,000 का लिमिट था, आपने 51,000 का माल भेजा है, तो आपको ऑलवेज ईवे बिल बनाना पड़ेगा। मीन्स मैंडेटरी होगा ये आपके केस में, ईवे बिल बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये अपना हो गया 4 केस। अब हम लोग देखते हैं अपना फिफ्थ केस। ये केस कौन सा है कि इसके अंदर सी लिमिटेड है, वो कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ये जीआईडीसी वापी से एक्सपोर्ट कर रही है, कहां पे, मुंबई का जो नावा सेवा है, जहां से शिप जाएगा यूएस से डोनाल्ड डोनाल्ड एलएलसी के लिए। तो अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड एलएलसी है वो इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन गुड्स तो व्हीकल के थ्रू, देखो आप देख रहे हो ये ट्रक है, इसमें माल भर दिया है और ये नावा सेवा के लिए रवाना हो रहा है। तो अकाउंटेंट सोच रहा है कि मेरे को ईवे बिल का रिक्वायरमेंट रहेगा या नहीं रहेगा। इस केस में आपको 10 रुपए से भी ईवे बिल बनाना पड़ेगा यदि आपका मोटर व्हीकल के थ्रू गुड्स जा रहा है। अब आपका माइंड में ये सोचने का हो सकता है कि ईवे बिल बनेगा कैसे, क्योंकि जो यूएसए डोनाल्ड लिमिटेड है, एलएलसी है, वो तो आउट ऑफ इंडिया का है, तो कहां तक का ईवे बिल बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जीआईडीसी वापी का एड्रेस आपका, सप्लायर का एड्रेस जीआईडीसी वापी रहेगा, और जो रिसिपिएंट रहेगा उसमें आपको एड्रेस डालना पड़ेगा मुंबई नावा सेवा का। ठीक है, और इसको आपको दिखाना पड़ेगा यूआरपी, अनरजिस्टर्ड सप्लायर या पार्टी, ये आपको डालना पड़ेगा। तो इस केस में भी आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया ईवे बिल कहां तक का बनेगा। आपका ईवे बिल आपकी फैक्ट्री से लेके मुंबई नावा सेवा का एड्रेस तक का ही आपको पोर्ट का एड्रेस डालना पड़ेगा, वहां तक का आपका ईवे बिल बनेगा। और ईवे बिल में आपको बता दूं, जैसे ही आप पिन कोड डालते हो डेस्टिनेशन और सोर्स स्टेशन का, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके लेता है। आपको चाहिए तो आप उसको मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो, लेकिन 10% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया अपना। अब आप बोलोगे कि नावा सेवा से उतरने के बाद वो जो गुड्स है अपना, जो गुड्स है वो शिप में चढ़ेगा, तो उसके लिए ईवे बिल की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं भैया, ट्रेन में भी गुड्स, मालगाड़ी के अंदर गुड्स मूव कराते हैं, तब भी अपने को ईवे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो शिप से गुड्स आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, उसमें भी अपने को ईवे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिफ्थ केस अपना कंप्लीटेड हो गया। अब ये हो गया अपना एक बिल टू और शिप टू का मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है कि इसी केस से देख लेते हैं कि एच जे के लिमिटेड है, उसने एक ऑर्डर मिला है 1 लाख रुपीज का, और किससे, डी डीईएफ लिमिटेड से। और उसने बोला है कि बिल मेरे को करना और सप्लाई किसको करना, ईडब्ल्यूएम को। तो अब ये
एच जेके लिमिटेड है, वो क्या करेगा, वो ई वे बिल कैसे बनाएगा, वो क्या डीईएफ लिमिटेड के ऊपर बनाएगा या फिर ईडब्ल्यूएम के ऊपर बनाएगा। ध्यान रखना, ई वे बिल हमेशा डेस्टिनेशन प्लेस के लिए बनता है जहां पे गुड्स को डिलीवर करना है। तो ई वे बिल बनाते टाइम पे वो बिल टू शिप टू मॉडल को बेस्ट बनाएगा। तो इसमें सप्लायर पार्टी आ जाएगा एच जे के लिमिटेड, फिर बिल टू आ जाएगा आपका डीएफ डीएफ लिमिटेड, और थर्ड जो डिलीवरी प्लेस है उसमें आ जाएगा ईडब्ल्यूएम लिमिटेड। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब इसने क्या किया, डी डी जे एच जे के लिमिटेड है, इसने बिल बनाया था डीएफ लिमिटेड पे। तो क्या इसको इस पार्टी के ऊपर भी ईवे बिल बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें गुड्स का डिलीवर नहीं हुआ, यहाँ पे गुड्स का डिलीवर नहीं हुआ है। इन दोनों के बीच में तो खाली बिल का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन एचजेएल के लिमिटेड है, इसने गुड्स किधर डिलीवर करवाया है, यहाँ पे। तो इसको ईवे बिल केवल यहाँ पे बनाना है। इन दोनों पार्टी की डी और एच के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसका केवल बिल का एंट्री होना है, उसमें ईवे बिल की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको इमेजेस के थ्रू बताया है। ये हो गया अपना 6 केस। अब कब कई बार केस क्या होता है कि हम लोग गुड्स को भेजते हैं जो वर्क के लिए, लेकिन छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, उसकी वजह से क्या होता है, उनका ईवे बिल का जो पोर्टल है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उस केस में हम लोग अपना गुड्स वापस कैसे मंगवाएंगे? क्योंकि इस केस में मैं देख रहा हूं कि यूनिक इंडिया लिमिटेड है, इसने गुड्स को मूव करवाया था, अपना गुड्स भेजा था किसी अनदर जॉब वर्कर के पास, वोकल इंडिया लिमिटेड दमन के पास में। उस टाइम पे जब गुड्स भेजा तो ये क्या था, रजिस्टर्ड था, ये पार्टी रजिस्टर्ड था। लेकिन 2 महीना हो गया, गुड्स बन के रेडी नहीं हुआ। इतने दिन में ही वोकल इंडिया लिमिटेड ने पिछले 2-3 महीने का रिटर्न फाइल नहीं किया जीएसटी का, तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसका पोर्टल को ब्लॉक कर दिया और इसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया। अब होगा क्या कि ये तो गुड्स रिटर्न कर रहा है इसको, यूनिक इंडिया लिमिटेड को, तो ये ईवे बिल नहीं बना पाएगा क्योंकि इसका तो ब्लॉक है, इसका ब्लॉक है। तो क्या यूनिक इंडिया लिमिटेड अपना रिसीव बेसिस पे ईवे बिल बना पाएगा? नहीं, ये भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये जैसे ही जीएसटी नंबर डालेगा वोकल इंडिया लिमिटेड का, ये पोर्टल पे आ जाएगा कि ये पार्टी सस्पेंड हो गया है। सस्पेंड हो गया तो ये रजिस्टर्ड के अकाउंटेबिलिटी में नहीं आएगा। तो गुड्स क्या उसके पास में ही रहने देंगे? जबकि मेरे को तो यूनिक इंडिया लिमिटेड को ये शिपमेंट डेट आ गया, इसको तो शिप करना ही है। तो ये क्या कर सकता है, ये ईवे बिल खुद बनाएगा, जो वर्क रिटर्न करके, और उसमें दिखाएगा जो पार्टी है सामने वाली उसको अनरजिस्टर्ड पार्टी, यूआरपी करके दिखाएगा, और ऐसे अपना गुड्स रिटर्न ले सकता है। ये अपना हो गया 7 केस। तो 1 बाय 1 मैंने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है वो मैंने आपको बताया है। लास्ट वन, लास्ट वन कि जो वर्क से रिटर्न आ गया और अभी जो वर्कर उसको ईवे बिल को बना पाएगा क्या? वो वापस रीएक्टिवेट करवा सकता है अपने पिछले मंथ का जीएसटी रिटर्न फाइल करके, उसका वापस रिज्यूम हो जाएगा और उसके बाद में वो वर्क कर सकता है। तो ये मेरे 7 to 8 ऐसे क्वेश्चंस थे जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा है। मोस्ट ऑफ कंपनियों में यही रूल फॉलो होता है। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, सेम कंपनी होगी, सेम पैन नंबर होगा, लेकिन आपका अलग अलग स्टेट होगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग होगा। उस केस में वो कंपनी जीएसटी के बेस पे, जीएसटी के हिसाब से डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है, डिस्टिंक्ट कंपनियां मानी जाएगी। तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब भी गुड्स मूव होता है, मतलब एक ब्रांच से अदर स्टेट की दूसरी ब्रांच में गुड्स मूव होता है, जीएसटी के केस में उसको सेल माना जाता है। ठीक है।
और कई बार विद इन स्टेट में भी कंपनियां क्या करती है, अपना रजिस्ट्रेशन अलग अलग लेती है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला है कि आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन अलग लिया, हम लोग आपको अलग अलग एंटिटी मान लेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना। एक केस आया था मेरे सामने, जब मेरा इंटरव्यू था, उसमें मेरे को सामने वाले ने पूछा था कि भाई, गुजरात स्टेट के अंदर ही मानो आपका एक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच भी गुजरात के अंदर ही है, मतलब दोनों अलग अलग एरिया में। एक सपोज वापी के अंदर आपका फैक्ट्री है और दूसरा आपका वलसाड़ के अंदर है। अब वापी वाले प्लांट से वलसाड़ वाले प्लांट पे यदि आप गुड्स मूव करवाओगे, तो आपको ईवे बिल की रिक्वायरमेंट है क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया था, जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है कि सेम स्टेट होगा और उसमें आपने रजिस्ट्रेशन सेम ही लेके रखा है, मतलब ऐसा नहीं एडिशनल प्लेस करके रखा है। आप लोग जानते हो कि एक ही रजिस्ट्रेशन पे अलग अलग एड्रेस को आप रजिस्टर कर सकते हो। सेम जीएसटी नंबर है तो डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं माना गया एज पर जीएसटी। तो आप सेल करोगे तो उसको स्टॉक ट्रांसफर माना जाता है, उसको सेल नहीं माना जाता है। आपने वापी वाली फैक्ट्री से वलसाड़ वाली फैक्ट्री पे गुड्स मूव करवाया, तो उसको सेल नहीं माना जाएगा, उसको केवल आपका स्टॉक ट्रांसफर माना जाएगा। तो आपका सेल बिल तो बनता नहीं है, तो क्या आपका ईवे बिल बनेगा? हाँ, ईवे बिल बनेगा, क्योंकि ईवे बिल हमेशा के लिए मान लो आपका गुड्स मूवमेंट के ऊपर है, ना कि सेल के ऊपर। एक केस ऐसा भी होता है जिसके अंदर सपोज करो कोई गुड्स है, वो ना 10 गाड़ियां जा रही है आपकी, आपने एक बायर को 10 गाड़ियों में माल भेजा है, और आपने क्या किया, हर गाड़ी को एक डिलीवरी चालान के थ्रू अपने फैक्ट्री से मूव करवाया है, और लास्ट में एक क्लब करके एक इनवॉइस बना दिया 10 का 10 डीसी का। जितना भी 10 डिलीवरी चालान था, 10 गाड़ी मूव की है आपकी फैक्ट्री से, आपने एक इनवॉइस बनाया उसके पीछे। तो आपके माइंड में आएगा कि कितना ईवे बिल लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपका ईवे बिल हमेशा डिलीवरी चालान पे होता है, ना कि टैक्स इनवॉइस पे, ना कि आपके इनवॉइस पे। यदि आपका इनवॉइस एक ही है और आपका डिलीवरी चालान 10 है, तो आपको 10 ईवे बिल बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि मेरा इनवॉइस तो एक ही था। आपका 10 बार मूवमेंट किया तो 10 बार आपको ईवे बिल की रिक्वायरमेंट रहेगी, यदि आपका सीलिंग लिमिट क्रॉस कर गया है तो। एक केस ऐसा आता है कि सपोज करो एक ही बायर को आप एक ही ट्रक के अंदर 30,000, 40,000, 20,000, मतलब 50,000 से बिलो का गुड्स मूव करवा रहे हो, तो आपको क्या ईवे बिल की रिक्वायरमेंट रहेगी? आपका इनवॉइस अलग अलग है, 10 डिलीवरी है, 10 का टैक्स इनवॉइस बना हुआ है, लेकिन किसी का 20,000, किसी का 30,000 और 50,000 के बिलो है। इसके लिए वो एज पर सीलिंग लिमिट के हिसाब से वो ईवे बिल नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो एक ही लॉरी के अंदर जा रहा है, तो क्या ईवे बिल की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या? तो मैं आपको बता दूं, एज पर लो तो नहीं है, और ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ये 2-3 केस चल रहे हैं, लेकिन एक केस में डिक्लेयर किया है कि आपको मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप सेफ एंड साइड उसको क्या करो, सबके वेबिल बना दो। क्योंकि बहुत कंपनियों ने क्या करके रखा है, भले ही 10,000 का भी गुड्स मूव करवाते हैं, वो लोग ईवेबिल बनाते ही हैं ऑटो। उन्होंने सिस्टम सेट करके रखा है अपने ईआरपी में कि वो उससे अलाइन होता है ईवे बिल साइट से, और उसका ईवे बिल बना देती है। जबकि एज पर लो रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ एंड साइड, क्योंकि एक ही लोरी के अंदर जा रहा है, तो आप बना दो, बेटर है। फिर एक केस कि आपके सामने सपोज करो आप गुड्स मूव करवा रहे हो, लेकिन आप ट्रांसपोर्टर के थ्रू करवा रहे हो, तो आपको क्या ए पार्ट और बी पार्ट दोनों बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको केवल पार्ट ए बनाना पड़ेगा, पार्ट बी को आपका ट्रांसपोर्टर फिल करने वाला है। यदि वो आपको ट्रांसपोर्टर पूरा डिटेल दे देता है तो आप भी बना सकते हो, आपको व्हीकल नंबर वगैरह पता हो तो। यदि आपको व्हीकल नंबर नहीं पता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर कौन से गाड़ी से भेजने वाला है उस गुड्स को आगे, वो आपको नहीं पता है, तो केवल आप ट्रांसपोर्टर का आईडी डालोगे और आगे का पार्ट भी वो भरेगा। सपोज आप अपनी खुद की गाड़ी से ही
बायर के प्लेस पे गुड्स डिलीवर करने वाले हो, तो उसमें पार्ट ए और पार्ट बी कौन बनाने वाला है? आप खुद ही बनाओगे, क्योंकि उसमें आपको व्हीकल का नंबर पता है और वो व्हीकल किसी और का नहीं है, आपका खुद का है। तो आप खुद ही पार्ट ए और पार्ट बी बनाओगे। थर्ड केस ऐसा कि आपने भाड़े पे ट्रक लिया और उसको आप अपने बायर के पास गुड्स डिलीवर करवा रहे हो, तो उस केस में आपको ईवे बिल बनाना है या आपके ट्रांसपोर्टर को, मीन्स ट्रक ड्राइवर को? तो मैं बता दूं आपको, पार्ट ए और पार्ट बी आपको ही बनाना है उस केस में। तो ये थे अपने लिमिटेड क्वेश्चंस जो ईवे बिल से रिलेटेड है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो रियलाइज किया है वो सब मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो आपको भी यही सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं डे डे टू डे डे रूटीन पे। तो यही मेरा पर्पज था कि जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उनका मैं सॉल्यूशन दूं। तो हो सकता है आपको अच्छा काम आ जाए ये चीज। और नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, आप अपने नॉलेज में ये एक चीज और ऐड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देने के लिए। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट और कर दूं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड लोग और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए जिसको ये बेनिफिशियल हो सके। और आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आपको किस चीज में डिफिकल्टी आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देने के लिए।